नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। क्या है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बहुत लंबी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री में क्या हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप समझिए कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम आते हैं। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम, इंडस ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ड्रेनेज सिस्टम, ये सब आपका हिमालयन ड्रेनेज में आता है। आई होप आप अब तक इतना तो समझ गए होंगे कि जो ये आपका रिवर बेसिन है, या कह लीजिए ड्रेनेज सिस्टम है, या कह लीजिए वाटरशेड है, इन शब्दों को इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और ये सब किससे रिलेटेड है? कैचमेंट एरिया से रिलेटेड। इसका बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये जितनी भी नदियां हैं इनको फीड कौन करता है? मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन। ग्लेशियर से निकलती हैं, उन ग्लेशियर पे स्नोफॉल होती है, वो ग्लेशियर फिर से हरे भरे हो जाते हैं और रिवर का पानी इनसे निकलता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन नदियों से जो पानी निकल रहा है वो पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है। इट नेवर एंड्स। ठीक है भाई। फिर आप देखोगे ये नदियां बड़े बड़े गॉर्जेस बनाती हैं, जाइंट गॉर्जेस। और वो जाइंट गॉर्जेस इरोजनल। तो एक पहाड़ ऐसे चल रहा होगा, पहाड़ को बीच से काट देंगे और बीच से उसमें बहने लगेंगी। तो बीच से नदी बह रही होगी, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। गॉर्जेस की फोटो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना भाई। और इन्होंने इरोजनल एक्टिविटी की है साइमल्टेनियसली विद द अपलिफ्ट ऑफ हिमालयस। समझिए बात को, ये नदियां पहले बह रही थी, ठीक है, हिमालयस उठना शुरू हुए। नदियां पहले बह रही हैं, हिमालय उठना शुरू हुए। अब जब हिमालय उठना शुरू होंगे तो भाई नदी बह रही, हिमालय उठेंगे। जब चट्टाने उठेंगी वो नदी उन चट्टानों पे जोर मारेगी। जब चट्टाने उठेंगी नदी उन चट्टानों पे जोर मारेगी, वो चट्टाने काट देगी। तो जब हिमालय उठ रहे थे ना, तो उस समय पे नदी उन हिमालय के उठने के साथ अपना कटिंग प्रोसेस भी चालू रखी थी। तो ये चट्टाने उठे, हिमालय उठे, पर वो नदियों को रोक नहीं पाए। नदियां उनको काट के निकल गई आगे, जो भी चट्टान उनके सामने आए। इसलिए नदी को एंटीसीडेंट नदी कहा जाता है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? अ थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर और लॉजिकली प्रीसीड्स अनदर। मतलब हिमालय से पहले से ही नदियां थी और हिमालय को काटती रह गई, जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठा उसका इरोड करती रह गई। ये मतलब होता है आपका एंटीसीडेंट का। इन हिमालयस में डीप गॉर्जेस बनते हैं, वी शेप्ड वैलीज बनती हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, रैपिड्स बनते हैं। ये सब कैसे बनते हैं मैं आपको पहले ही फिजिकल ज्योग्राफी में समझा चुका हूँ। अननेसेसरली मैं उसको यहाँ पे रिपीट करने वाला नहीं हूँ। रैपिड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। रैपिड्स क्या है कि भाई यहाँ पे हल्की हल्की ऊंची ऊंची चट्टानें, उसके ऊपर से पानी गिर रहा है। तो ये प्रॉपर वाटरफॉल नहीं है। वाटरफॉल में एक अच्छी खासी हाइट होती है जिसमें पानी गिरता है। रैपिड्स में कम हाइट पे तेजी से पानी बहुत तेज बह रहा है। कहीं कहीं पे तो इन रैपिड्स को इफेक्टिव हाइड्रो एनर्जी को पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के रैपिड्स, वाटरफॉल्स बहुत बनते हैं आपके माउंटेनियस इलाकों में। पर जब ये नदियां अपने मैच्योर और ओल्ड फेज में पहुंचती हैं, कभी ये बहुत से डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं। फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लैट प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स और डेल्टा। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो मैंने आपको रिवर के बताए थे इन फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास किताब, उस जाके वीडियोस को देखिए। आपको वहां पे मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। नो नीड टू टेल इट अगेन। जी हाँ, जो चीजें मैंने पहले बता रखी हैं ऑलरेडी, मैंने उन पे घंटों बर्बाद कर रखे हैं, उनको दोबारा यहाँ बक के कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों। अगर आपको इन वीडियो से फायदा मिल रहा हो तो इसको शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियोस के बारे में बताएं। इससे मुझे काफी मदद मिलेगी। और हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। देखिए सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप 11th क्लास की पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो और चाहे आप यूपीएससी या किसी और पर्टिकुलर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। मैंने बहुत बेसिक और प्रॉपर सेंस में आपको वीडियो समझाई है। मैंने ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं की है और कम भी नहीं समझाया। हर कॉन्सेप्ट को जितना डिटेल में जरूरी उतना डिटेल में कवर किया। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियो से फायदा हुआ है तो आप एक टोकन मनी पे कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। दैट इज एक्चुअली रियली हेल्पफुल टू मी। ये टोकन मनी मैं आपको इसलिए पे करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए मेरी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई हैव टू सस्टेन माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई encourage my viewers to push the join button. So if you can please push the join button. साथ साथ अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। harshitdvedi.com पे डेली बेसिस पे जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और ओवरऑल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो मेरी डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की पीडीएफ है, प्लस प्लस जो मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ उनकी पीडीएफ में वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। फिर वापस आ जाते हैं। जो हिमालयन रीचेस होते हैं, द कोर्स ऑफ दिस रिवर इज हाईली टॉर्चुअस। समझिए भाई, ये हिमालय है। अभी हिमालय में बहुत उल्टी सीधी टोपोग्राफी है, खतरनाक ऊंचे नीचे पहाड़ है। तो वहां से जब रिवर बहेगी
तो वो एक बहुत टॉर्चरस टेरेन लेगी। आसपास माउंटेन है, कहीं पे एकदम से स्टीप फॉल आ गया, तो बड़ा टॉर्चरस टेरेन होता है रिवर्स का हिमालयस में। लेकिन एक बार जब ये रिवर्स प्लेन में घुसती हैं, तब ये मिएंडरिंग टेंडेंसी दिखाती है। इनकी लैटरल टेंडेंसी होती है कटिंग की। तो जो बैंक कटिंग ये करती है, इसकी लैटरल टेंडेंसी होती है। अब मिएंडरिंग टेंडेंसी दिखाती है और इसकी लैटरल टेंडेंसी है कटिंग की। तो लैटरल कटिंग की वजह से मिएंडरिंग टेंडेंसी दिखाती है। अब इस मिएंडरिंग टेंडेंसी में होता है कि नदियों का जो कोर्स है ना, वो शिफ्ट होता है। क्योंकि समझिए बात को, ये नदियां बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आ रही हैं और वो जगह जगह पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही हैं। अभी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सेडिमेंट एक लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट हो गया, तो मान लो पहले रिवर ऐसे बह रही थी, अब यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया, तो रिवर ऐसे बहने लगेगी, ठीक है ना, अपना रास्ता बदल लेगी। अब पहले ऐसे बह रही थी, हो सकता है यहाँ कुछ लोग रह रहे हो, लेकिन जब इसने रिवर ने अपना कोर्स बदला, तो यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके घरों को उड़ा ले जाएगी। अच्छा, वैसे तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो रिवर्स है अपना जो ये टेने जो अपना रूट है, इसको धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि कुछ नदियां मानसून के समय पे एकदम से अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो वो अपना बैंक ओवरशूट कर देती हैं। समझिए, ये नदी बह रही है, ये इसका कैचमेंट इलाका है। इस कैचमेंट इलाके में बहुत सारे आपको सेटलमेंट दिख जाएंगे, लोग रहते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि नदी एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो, जगह पे बह रही है, नदी का एक चैनल है और उस चैनल को ओवर पास नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नदी में अगर बहुत ज्यादा पानी हो गया, उसमें एक्सेस पानी हो गया, तो हो सकता है कि वो नदी अगर पहले इतनी चौड़ी थी तो बाद में इतनी और चौड़ी हो जाए। तो उसके चलते किनारे पे अगर लोग रह रहे होंगे, बिल्डिंग होगी, घर होगी, तो उनको नदी बहा ले जाएगी। और यही नदी का एक कहर होता है। पहाड़ों में जो क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं और आसपास में कोई नदी नाला होता है, उसमें एकदम से बहुत ज्यादा पानी बरस जाता है, तो बढ़ती पानी क्वांटिटी के चलते, और पहाड़ों में वैसे भी एडजस्ट पे घर बने हुए होते हैं, सकरे रास्ते होते हैं, तो वहां पे नदियां ज्यादा बवाल मचा देती हैं। प्लेन इलाकों में भी बहुत बवाल मचाती हैं, खासकर वो नदियां जो अपना कोर्स फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नदी है रिवर कोसी, इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ये नदी अपने कोर्स को शिफ्ट करने के लिए फेमस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस नदी में बहुत सेडिमेंट होते हैं। अपर रीचेस नेपाल से नदी आती है और अपने साथ भर भर के सेडिमेंट लेके आती है, और ये सेडिमेंट जगह जगह पे डिपॉजिट करती रहती है। अब जब ये सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाएंगे एक जगह पे, तो वहां पे जमीन बना देंगे, और फिर इस जमीन के ऊपर से रिवर ना बह के तो इधर से निकल जाएगी या इधर से निकल जाएगी। जिधर से भी निकलेगी, अगर वहां पहले कोई रह रहा है, तो उसको अपना घर, बिस्तर अस्तर सब पोली पटला लेके भागना पड़ेगा, क्योंकि अब वहां से नदी बहनी शुरू हो जाएगी जहां पे पहले लोग रहा करते थे। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है। The Kosi brings huge quantity of sediments from its upper reaches and deposits in the plains. The course gets blocked and consequently the river changes course. कोसी नदी की अगर बात की जाए, तो मैं इसके जो भी आप एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा कोसी नदी का बेसिन है, माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, ओवरऑल इंडिया में एंट्री मारती है। इससे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए, ये आपको दिख रही है अरुण नदी, इसमें आके मिली सन कोसी, और इसमें आपको मिली तमूर नदी। इससे कंबाइंड स्ट्रीम निकली, ये आपकी कोसी नदी इंडिया में एंट्री मारेगी। अब आप देखिए ये कोसी नदी कितना तगड़ा इसने अपना कोर्स शिफ्ट किया है। 1963 में ये कोर्स दिख रहा है आपको, 1950 में ये कोर्स था, 1933 में ये कोर्स था, 1926 से 49 ये कोर्स था, 1912 से 36 ये था, 1892 से 1921 में ये था, 1875 से 1892 में ये था, 1840 से ये था। तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल आप देखो तो इतने बड़े इलाके में अपनी कोर्स की शिफ्टिंग कर चुकी है कोसी नदी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नदी अपना पानी शिफ्ट, अभी शिफ्ट कैसे हो रही होगी। मान लो पहले ऐसे बह रही थी, अब यहाँ पे कोई मान लो सेडिमेंट जमा हो गया, जमीन बन गई, तो वो ऐसे बहने लगेगी। फिर मान लो यहाँ जमीन जमा हो गई, तो वो ऐसे बहने लगेगी, फिर यहाँ जमा हो गई तो ऐसे बहने लगेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे ये नदियां अपना कोर्स शिफ्ट करती रहती है, जिसमें जितना ज्यादा सेडिमेंट, उसकी उतना ज्यादा टेंडेंसी होगी अपने कोर्स को शिफ्ट करने की। समझ के बात को। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये कोसी को नेपाल में सप्त कोसी कहा जाता है। बहुत सारी नदियों का पानी इस कोसी नदी में होता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स इस कोसी नदी में होते हैं। गॉट इट। और फिर ये जो नदियां हैं, जब ये इंडिया में एंट्री मारती हैं, तो बहुत सारा डिपोजिशन करेंगी। डिपोजिशन करने की वजह से एक टेम्परेरी वहां पे लैंड बन जाएगा, जिसकी वजह से रिवर डाइवर्ट हो जाएगी और उसका जो कोर्स है वो शिफ्ट हो जाएगा। और फ्लडिंग होती है तो क्या नुकसान होता है, एकदम से आप देखोगे। अच्छा, जो हम फ्लडिंग के साथ डील करते हैं वो तब होती है जब नदी बह रही और एकदम से ज्यादा पानी भर जाए, उसमें पानी ज्यादा हो जाए, तो उसके बाद जाने की जगह नहीं, तो अगल बगल के जगहों में प्लेन्स में घुस जाएगा। लेकिन ये जो कोर्स शिफ्टिंग होती है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम होती है, धीरे धीरे करके उसका कोर्स शिफ्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे कोर्स शिफ्ट हो जाता है,
वैसे वैसे एग्रीकल्चरल जमीन, रहने वाली जमीन लोगों को खाली करनी पड़ती है। सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज की। अगर हिमालयन ड्रेनेज के एवोल्यूशन की बात की जाए तो अभी हमने देखा कि हिमालयन ड्रेनेज में इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियां, ठीक है भाई। अब इनके ड्रेनेज के एवोल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो पहले ऐसा बोला गया था कि एक माइटी नदी थी। जियोलॉजिस्ट को बोलना था कि पहले एक माइटी नदी थी जिसका नाम था शिवालिक और इंडो ब्रह्मा। तो शिवालिक और इंडो ब्रह्मा नाम की एक माइटी नदी हुआ करती थी पहले। वो नदी 3 भागों में टूट गई। ये जो माइटी नदी थी इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ा था, आसाम से लेके पंजाब तक में बहती थी। तो अगर ये इंडिया है, यहाँ पंजाब है, मैं पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहा हूँ, इंडिया वाले पंजाब की बात कर रहा हूँ। और चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान वाले पंजाब से जो पंजनाड़, इंदस, चेनाब, झेलम, रावी, बीच, सतलज बह रही है, वो ईस्टर्न इलाकों में आसान है। तो आसाम में ब्रह्मपुत्र दिखती है, हमें अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में गंगा दिखती है, इधर इंडस दिखती है। ये जो पूरी नदी थी पूरी ऐसे बहा करती थी एक समय पर, बहुत लंबा फ्लो था इसका, और कहीं ना कहीं आपकी अरेबियन सी में जाके गिरती थी, डिस्पोज ऑफ होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मियोसीन पीरियड में सम 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो कुछ आप कह सकते हो जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई। उस जियोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या हुआ कि आप देखोगे कि जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये नदियां 3 भागों में बढ़ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के डेट में आपको 3 अलग अलग नदियां सिस्टम्स दिख रहे हैं, गंगा अलग, इंदस अलग, ब्रह्मपुत्र अलग। तो यहाँ पे अगर एक नदी थी शिवालिक या इंद्र ब्रह्मा, तो इस बात का क्या प्रूफ है कि यहाँ पे एक नदी थी? तो इस बात का प्रूफ ये है कि कुछ लैकोस्ट्रीन ओरिजिन और एल्यूवियल डिपॉजिट्स पाए गए। लैकोस्ट्रीन का मतलब क्या होता है? लैकोस्ट्रीन मतलब रिलेटेड टू लेक्स। तो पहले जब ये शिवालिक इंदो ब्रह्मा बहती थी तो उसकी वजह से बहुत छोटी छोटी लेक्स बनी थी, हो सकता है ऑक्सबो लेक्स बनी हो। बहुत सारे एल्यूवियल डिपॉजिट्स उन जगहों से पाए जाए हैं जहाँ पे आज की डेट में नदियां नहीं बह रही हैं। तो जिन जगहों पे नदियां नहीं बह रही वहां पे भी एल्यूवियल डिपॉजिट्स पाए गए हैं, सैंड पाई गई है, सिल्ट, क्ले, बोल्डर। तो इससे क्या पता चलता है? जिससे ये पता चलता है कि एक समय पे ये तीनों नदी सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि ये नदी सिस्टम आज जहाँ से नहीं बह रहे हैं वहां पे भी एल्यूवियल डिपॉजिट्स मिले हैं, कुछ इस प्रकार के एल्यूवियल डिपॉजिट्स जो तभी जमा हो सकते हैं जब वहां से नदी बहेगी। तो ओवरऑल से क्या पता चलता है? ओवरऑल से ये पता चलता है कि इन तीनों नदी के सिस्टम एक समय पे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है भाई। फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये इंदो ब्रह्मा रिवर 3 भागों में बढ़ गई। एक भाग था इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज वेस्टर्न पार्ट में, एक भाग था गंगा और उसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सेंट्रल पार्ट में, एक था स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड असम एंड हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट। ये सब नदियां हम अभी देखने वाले हैं। और ओवरऑल ये तीनों बटी क्यों, डिसमेंबरमेंट हुआ क्यों? तो प्लीस्टोसीन अपहेवल, आपको पता है पोटावार प्लेट्यू बना, आपको पता है मालदा फॉल्ट बना। मालदा फॉल्ट भी मैंने आपको बताया, पोटावार प्लेट्यू भी इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, तो दोनों आपको पता है। तो पोटावार प्लेट्यू को से दिल्ली रिज उठा, दिल्ली रिज की वजह से इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम एक दूसरे से अलग हो गया। कैसे अलग हो गया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, यहाँ पे आपका पोटावार प्लेट्यू है। अब ये जब पोटावार प्लेट्यू उठा, यहाँ दिल्ली रिज बन गई। दिल्ली रिज बनने के चलते ये जो लैंड था ऊंचाई पे हो गया, तो गंगा नदी का अगर कोई चांस इधर बहने का होता भी तो वो बह नहीं सकती। अब उसको साउथ जाना और फिर ईस्ट जाना। अब चूंकि इंदस और झेलम, चेनाब, रावी भी इसको इस तरफ का स्लोप मिल गया इस प्लेट्यू की वजह से, तो ये इधर चली गई। सिमिलरली यहाँ पे जो मालदा फॉल्ट बना है, जो कि आपका ये जो इधर राजमहल हिल्स है उनको मेघालय प्लेट्यू से अलग करा, इधर मेघालय प्लेट्यू, इधर कार्बी एंग्लोंग, इधर राजमहल है। इनके बीच में जो गैप बना इसको मालदा फॉल्ट बोला जाता है। तो इस मालदा फॉल्ट के चलते जो गंगा रिवर सिस्टम है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो मालदा फॉल्ट और पोटावार प्लेट्यू ये दो ऐसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। पोटावार प्लेट्यू दिल्ली रिज की वजह से इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम एक दूसरे से अलग हो गया, और मालदा फॉल्ट की वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम एक दूसरे से अलग हो गया। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ आपका मिड प्लेस्टोसीन पीरियड में। ये सब एक प्रकार की जियोलॉजिकल एक्टिविटी। देखिए जियोलॉजिकल एक्टिविटी तो होती ही रहती है, पहाड़ मूव करना, जमीन का ऊपर नीचे जाना, टेक्टोनिक प्लेट्स का टूटना, फॉल्ट बनना, जमीन का फैलना, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। ये भगवान ने बनाए हैं, ह्यूमंस इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ह्यूमंस मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ था उसको पता करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, और वो हम अभी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल सुनने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।